हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीकेएम क्लासेस। आज से हम लोगों का नया लेक्चर सीरीज शुरू हो रहा है जो कि इन डिटेल रहेगा, इन डेप्थ रहेगा, है ना। तो वेलकम टू आवर न्यू क्लास। Our new class GChem is providing IIT JAM, GATE and CSIR. Okay. हम लोग 2024 को टारगेट करते हुए ये क्लास स्टार्ट किया, है ना। आपको हर दिन एक लेक्चर मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। हम क्यों शुरुआत कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ही हम लोग क्यों शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके सिलेबस में जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है एक आईआईटी जैम के एस्पायरेंट्स के लिए। अगर 100 मार्क्स का एग्जाम होती है तो आप फिक्स रखिए कि 18 से लेकर के 20 मार्क्स जो है आपका, ये आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछता है ना। 18 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप मतलब क्वेश्चन आपको हर साल GATE and CSIR हमने ऑन एन एवरेज निकाल लिया है 3-4 साल का मिला करके कि ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। तो 18 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको जस्ट कटअप पार करना है आईआईटी जैम का, अगर आप पिछले कुछ साल का कटअप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और साथ में जो है 1 यूनिट या 2 यूनिट एक्स्ट्रा और कर लेते हैं, हम वो भी बताएंगे कि और 1 यूनिट कौन सा है जिसमें कि अच्छा मार्क्स आता है, तो वो 2 यूनिट में सिर्फ आप कटअप पार कर जाएंगे, है ना। ठीक है, तो इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए शुरुआत यहीं से कर रहे हैं। तो हमने एक सिलेबस ड्रॉ किया है कि हम लोग इस पूरे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज में जो है क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, है ना, सारे सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है। और जो है आपको इतना ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स और हो ही नहीं सकता, है ना। इतना एग्जाम्पल्स आपको बताया जाएगा, करेक्ट। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद जब तक एग्जाम्पल्स को सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिलेबस में। जैसे सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर्स देखेंगे, है ना। ये जस्ट एक सिलेबस आउटलाइन दे रहे हैं हम कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे ना। तो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, है ना। स्ट्रक्चर्स में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ लिगेंड्स, है ना, वो कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या बनता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें आपका नोमेनक्लेचर भी इसी में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आ जाएगा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आ जाएगा, सारा चीज स्ट्रक्चर में कवर्ड होगा। सेकंड हम लोग देखेंगे आइसोमेरिज्म, है ना। आइसोमेरिज्म ये इतना डिटेल में देखेंगे कि आपको भी बहुत मजा आएगा। आइसोमेरिज्म में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म लिखते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखेंगे। इसमें एक और चीज हम लोग एक्स्ट्रा डाले हैं इसमें, इस आइसोमेरिज्म में, कि आपको पॉइंट ग्रुप भी बताया जाएगा इसमें, है ना। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पॉइंट ग्रुप्स भी बताया जाएगा इसमें कि कौन सा पॉइंट ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो किस प्लेन के कारण इनएक्टिव है, अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो कौन कौन सा प्लेन इसमें एब्सेंट है, सारा चीज बताया जाएगा, है ना, आइसोमेरिज्म में। फिर हम लोग देखेंगे क्या, फिर हम लोग देखेंगे वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भले ही ये पुराना थ्योरी है लेकिन इसका आज भी उतना ही यूज है क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल बिना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आप कर ही नहीं सकते हैं ना। तो उसको हम लोग देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, सारा हाइब्रिडाइजेशन सब चीज आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा। नेक्स्ट हम लोग CFT देखेंगे, और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग इसलिए देखेंगे क्योंकि हमें उस मॉलिक्यूल का, उस कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी देखना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स, अगर 4-5 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कौन सा ज्यादा स्टेबल है, उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है ना, वो स्प्लिट कर रहा है T2G में या E और T2 में स्प्लिट कर रहा है, या फिर आपका जो है कॉम्प्लेक्स आपका उसमें जो पेयरिंग एनर्जी है वो क्या है, फिर उसका जो है आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम लोग निकालेंगे उसमें, ठीक है, CFT में, करेक्ट। तो ये सब डिटेल हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। और नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है MOT, है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी देखेंगे, है ना, उसका जो MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसको भी देखेंगे। ये आपका एकदम एडवांस ये में रहेगा, हम लोग बहुत ज़्यादा डीप मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए नहीं देखेंगे, हम लोग जो है मतलब एक नॉर्मल मॉलिक्यूल्स के लिए देखेंगे जो हो सकता है अपकमिंग एग्जाम में आए, है ना। जो भी मैं पढ़ाने वाला हूँ सारा चीज़ मैं यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ कि अपकमिंग लेक्चर्स में क्या क्या आएगा, और आज स्टार्ट भी कर देंगे हम स्ट्रक्चर्स को, आज स्टार्ट भी कर देंगे, है ना।
MOT के बाद आ जाएगा सबसे फेवरेट आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में आप लोग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट देखेंगे, है ना, कितने माइक्रोस्टेट्स बनेंगे। फिर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में आप क्या कहते हैं, ऑरेगल डायग्राम इसी में आ जाएगा, टर्म सिंबल आ जाएगा, ग्राउंड टर्म सिंबल आ जाएगा, सारा चीज़ इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, ठीक है। उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की पढ़ रहे हैं तो आप आयरन और टीन का जो स्पेक्ट्रा है वो भी आप देख लेंगे यहाँ पे, है ना। और उसको एक बार हम लोग इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखेंगे, वो अलग से हम चैप्टर रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें हम लोग देखेंगे, उसमें NMR IR सब देखेंगे उसमें। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बाद हमारे पास रहेगा सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है लेकिन फिर भी देखेंगे, हम टारगेट कर रहे हैं गेट को भी और CSIR को भी टारगेट कर रहे हैं। उसका अभी एज ए बैच हम लॉन्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। CSIR का पार्ट B के लिए, इवन कुछ क्वेश्चन के लिए पार्ट C के लिए भी आपको हेल्प मिलने वाला है, और गेट केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है यहाँ पे आपको, ठीक है। अगर गेट के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर्स आपको बहुत काम आएगा। एक्सक्लूसिवली हम लॉन्च करेंगे, उसके लिए मुझे और कुछ दिन टाइम चाहिए, जरूर लॉन्च होगा उसके लिए भी, है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे, है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हम लोग क्या क्या देखेंगे, SN1 देखेंगे, है ना, एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव, SN1, SN2, फिर आपका हम लोग देखेंगे उसमें ट्रांस इफेक्ट, है ना। ट्रांस इफेक्ट से आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के नाम पे ट्रांस इफेक्ट से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जब आप गेट और CSIR में जाएंगे तो वहां पर इनर ऑर्बिटल मैकेनिज्म, आउटर ऑर्बिटल मैकेनिज्म भी पूछा जाता है ना। तो हम लोग मतलब इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, तो हम लोग क्या करेंगे, वो ISM और OSM दोनों देखेंगे इसमें, है ना। हम लोग क्योंकि मैंने बताया कि थोड़ा ज़्यादा सीख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इन डिटेल लेक्चर्स है ना, ये कोई एग्जाम सीरीज नहीं है। हमारे पास पूरा 1 साल है और इस पूरा 1 साल में केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से देखना है ना, इन डिटेल देखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन हमारा ना छूटे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलिए अभी स्ट्रक्चर्स को शुरू करते हैं, है ना। स्ट्रक्चर से शुरू कर देते हैं हम लोग अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। चलिए तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले कोई एक कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल को बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, है ना। सपोज कि अगर हमने ये ले लिया मॉलिक्यूल CONH3 6 और ले लिया Cl3, है ना। इसमें क्या क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा डबल सॉल्ट से कैसे अलग है, आयनिक कंपाउंड से कैसे अलग है, हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो अगर इसकी बात करें हम लोग, ये पूरा एक क्या है हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना। ये पूरा हमारा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें से क्या क्या है देखिए, ये इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल मेटल कहते हैं ना। और सेंट्रल मेटल का प्रॉपर्टीज क्या होता है, आप चाहे तो पॉइंट, आप सबसे बेस्ट तरीका है पढ़ने का कि आप साथ साथ में पॉइंट भी लिखते जाइए, है ना। साथ साथ में आप पॉइंट भी लिखते जाइए, क्योंकि रेगुलर क्लास अटेंड करना ज़्यादा अच्छा होता है इन कंपेयर टू मटेरियल से पढ़ना, है ना। मटेरियल से पढ़ना तो बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, तो आप इन डिटेल देखिए। अब सेंट्रल मेटल है, इस सेंट्रल मेटल को हम लोग और क्या कह सकते हैं, इसका एक्चुअली इसका काम क्या है, ये क्यों सेंट्रल मेटल में बैठा हुआ है, क्योंकि हमेशा आप देखेंगे सेंट्रल मेटल का जो नेचर होता है वो La क्या है हमारा, लुईस एसिड। और लुईस एसिड क्या होता है, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, है ना, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। तो ये हमारा लुईस एसिड नेचर का है, तब ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। ये अपना d ऑर्बिटल को जब तक खाली नहीं रखेगा तो जो हमारे पास लिगैंड, अभी नेक्स्ट नाम हम देने वाले वही है, जो हमारे पास लिगैंड मौजूद है वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या अपना नेगेटिव चार्ज को कैसे डालेगा, जब तक वो ऑर्बिटल में डालेगा नहीं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा नहीं। यहाँ तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगैंड, है ना। और इसका नेचर क्या रहता है, लुईस बेस। क्योंकि अगर ये लुईस बेस नहीं होगा तो अपना अगर लुईस बेस का मतलब है कि इसके पास लोन पेयर है जो ये डोनेट कर सके, है ना। अगर न्यूट्रल लिगैंड की बात करते हैं तो लोन पेयर रहना चाहिए, अगर नेगेटिव लिगैंड की बात कर रहे हैं तो उसमें चार्ज रहना चाहिए। जैसे सपोज न्यूट्रल लिगैंड हमारा कौन सा है, NH3, इसमें लोन पेयर है ना, तो ये न्यूट्रल लिगैंड हो गया। अगर हम सपोज बात करें कि नेगेटिव लिगैंड कौन सा है हमारे पास, क्लोराइड, ये आयन जो है नेगेटिव चार्ज है, ये उसके ऑर्बिटल में जाके बैठेगा,
है ना। तो इसी तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो लिगेंड हो गया हमारा ये, और वो सेंट्रल मेटल हो गया। अब इस लिगेंड जो इसके साथ लगा हुआ है कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वैलेंसी। और क्या कहते हैं इसको, जो कहते हैं उसका अपना अपना उसका यूज है ना। तो सेकेंडरी वैलेंसी को और या क्या कहते हैं हम लोग, नॉन आयोनाइजेबल, है ना। ये नॉन आयोनाइजेबल होता है। और क्या होता है ये, अगर हम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पूरे बोर्ड में इस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का सारा डिटेल मौजूद रहे, है ना। नॉन आयोनाइजेबल होता है हमारा ये लिगेंड, या जिसको सेकेंडरी वैलेंसी हम लोग कह रहे हैं। और क्या कह सकते हैं, नॉन आयोनाइजेबल है, साथ में और क्या होता है, ये डायरेक्शनल होता है। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, ये सबसे आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा, है ना। ये डायरेक्शनल होता है। कैसे डायरेक्शनल होता है, क्योंकि यही वो लिगेंड है जो इसका शेप, इसका ज्योमेट्री सारा कुछ बताता है ना। यही वो लिगेंड है जो शेप भी बताएगा, ज्योमेट्री भी बताएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, सारा कुछ। ज्योमेट्री शेप से क्या मतलब है कि उसका स्पेशियल, मतलब इस स्पेस में, है ना, उसका मतलब उसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, मतलब वो कैसे ओरिएंटेड है, इस स्पेस में वो कैसे ओरिएंटेड है, ये बताता है। तो ये डायरेक्शनल होता है, नॉन आयोनाइजेबल, क्योंकि ये टूटता नहीं है ना, मतलब इसको तोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स ही बेकार हो जाएगा, करेक्ट। अब आ जाते हैं ये दोनों को मिला करके, सेंट्रल मेटल और हमारा जो सेकेंडरी वैलेंसी या लिगेंड जो है, इस दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फेयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फेयर। अब ये हमारा क्या है, इसका क्या क्या नाम है, इसको हम लोग लेके आते हैं यहां पे। इसका क्या क्या नाम है, इसको हम लोग कहते हैं, एक तो कहेंगे हम लोग इसको काउंटर आयन। काउंटर आयन इसीलिए जो ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर में जो यहां पे जो चार्ज बनेगा उसको न्यूट्रल करने के लिए ये है। ठीक है, अगर ये दोनों तरह का हो सकता है, काउंटर आयन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो जाएगा। ये काउंटर आयन हमारा नेगेटिव है, तो कॉम्प्लेक्स में कौन सा चार्ज करेगा, पॉजिटिव। अगर हमारा काउंटर आयन पॉजिटिव है तो कॉम्प्लेक्स में कौन सा चार्ज करेगा, नेगेटिव। जैसे पोटेशियम अगर यहां लग गया तो पोटेशियम रहेगा इधर में और इसमें चार्ज रहेगा नेगेटिव। ये क्लोराइड है इसलिए Cl3 इसमें नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव रहेगा, तो काउंटर आयन बोलते हैं इसको। इसका और क्या नाम है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका आयोनाइजेबल होता है ना, ये हमारा आयोनाइजेबल होता है। और क्या होता है ये हमारा ये नॉन डायरेक्शनल होता है ना, इससे कोई डायरेक्शन नहीं मिलता है हमारे कॉम्प्लेक्स को, है ना। ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इससे कोई भी डायरेक्शन हमारे कॉम्प्लेक्स को नहीं मिलता है। क्यों, जैसे ही पानी में डालेंगे ये तो भाग लिया, और जो भाग लिया वो आपको डायरेक्शन कैसे दिखा सकता है। सपोज आप मेला घूमने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, आप पहली बार कोई मेला देखने के लिए जा रहे हैं, और जो है आपको कोई एक गाइड रखे हैं, है ना, वो गाइड आपको ले जा रहा है, तो गाइड का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शनल हो गया। सपोज आपने गाइड नहीं लेकर के सस्ते में कोई एक इंसान को उठा लिया जो बोले कि हम घुमा देंगे, 5 रुपया ही लेंगे, आप तो बहुत खुश है। अब जैसे उसको लगा कि अब हम तो नहीं ये कर पाएंगे, 5 रुपया मिल गया, वो अपना साइड से निकल गया, वो तो नॉन डायरेक्शनल हो गया, है ना। तो वो नॉन डायरेक्शनल यहाँ पे आ गया आपका कि ये खुद ही भाग जाएगा, जैसे ही पानी में डालिएगा ये भाग जाएगा, है ना, और भाग जाएगा तो ये डायरेक्शनल नहीं देगा, है ना। इसीलिए ये प्राइमरी वैलेंसी होता है, इसको काउंटर आयन भी बोलते हैं, इसको ये आयोनाइजेबल होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है ना। तो ये प्रॉपर्टी सब आप दिमाग में रखेंगे, है ना। और टोटल मिला करके ये हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन गया, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ये हमारा बन गया। इसमें अब देखिए लिगेंड का अलग अलग तरह का नेचर होता है जो हम लोग इन डिटेल देखेंगे, है ना। क्या क्या होता है, जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। बेस्ड ऑन दैट वो मतलब कि उस पार्टिकुलर लिगेंड में कितने ऐसे एटम है जो डोनेट कर सके, है ना। तो अगर वो एक एटम है जो डोनेट कर रहा है तो वो मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर उस मॉलिक्यूल में दो, उस लिगेंड मॉलिक्यूल में अगर दो ऐसा एटम है जो डोनेट कर रहा है तो वो बाइडेंटेड। अगर उसमें ऐसा 2 से अधिक है तो पॉलीडेंटेड, है ना। तो इस तरह से देखना होगा कि हमें वो कैसे लिगेंड करता है। फिर उसी तरह से उसका टाइप रहता है, जैसे न्यूट्रल लिगेंड हो गया, एनाइनिक लिगेंड हो गया, कैटाइनिक लिगेंड भी हमारे पास है, वो भी हम लोग देखेंगे इन डिटेल। ठीक है, ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने का, है ना। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उससे हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का क्या होता है,
उसके बाद, क्योंकि अभी शुरू का लेक्चर हमको पता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगेगा भी, है ना, और बोरिंग इसीलिए लगेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोगों को जानना जरूरी है, और ये सब आप लोग ऑलरेडी जानते हो। जाना हुआ चीज़ सुनने में तो सबको बोरिंग लगता है ना, तो इसीलिए। लेकिन क्या करेंगे, ये शुरुआत में देना पड़ेगा, क्योंकि आप में से कोई एक दो बच्चा ऐसा होगा, मुझे मालूम है, जिनको एकदम इन डिटेल एकदम शुरुआत से पढ़ने का मन है ना, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल हो जाएगा। और सबको लेकर के इसलिए चलना पड़ता है क्योंकि हम भी मान के चल रहे हैं कि आपने ये बैच ज्वाइन किया है और इस क्लास को आपने देख रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि आप शुरू से ही सब कुछ जानना चाहते हैं ना। अदरवाइज एग्जाम मैपिंग से आपको उतना हेल्प नहीं मिलेगा, है ना। वो सिर्फ होता है कि सब कुछ आपने पढ़ लिया, बस रिवीजन करने के लिए वो आपको जरूरत पड़ता है ना। हम वही कहेंगे कि जितना भी तरह का टेक्स्ट बुक है उसको लीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ये कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद इस पार्टिकुलर टॉपिक से जितना क्वेश्चन मिले आपको सॉल्व कीजिए। अगर वो नहीं बनता है तो इमीडिएटली जो है आप ऐप में मेरे चैट सेक्शन है, वहां पर आप क्वेश्चन रेज कीजिए, है ना। मतलब किसी भी तरह से आपका एक भी क्वेश्चन अनसॉल्व नहीं रहना चाहिए, है ना। जो भी मन में डाउट है, जो भी कुछ आता है, भले वो बकवास डाउट ही क्यों ना हो, आप हमसे पूछिए, है ना। क्योंकि देखिए नियम यही है कि जब तक आपके माइंड में जो भरा हुआ है वो जब तक निकालेंगे नहीं हम, तब तक हम नया डाल नहीं सकते हैं। और अगर आप भी अपने माइंड में डाले हुए हैं और हम भी भर रहे हैं तो क्या होगा, उससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा, है ना। इसलिए बेटर यह है कि जो आपके दिमाग में वो मेरे सामने उगल दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि जो हम बता रहे हैं इससे आप कंट्राडिक्ट हो रहे हैं, तो जो भी आपके दिमाग में वो आप मेरे सामने निकाल दीजिए चैट बॉक्स में जाकर के, है ना। जैसे ही आप निकाल देंगे, है ना, आपको तो ऐप में पता ही है चैट बॉक्स कहाँ है, तो चैट बॉक्स में जैसे ही आप निकाल देंगे उसको, हम उसको देखेंगे, फिर हम आपको अच्छे से समझा देंगे। अगर हमको लगेगा कि नहीं इसको जो है सिलाइन चढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि वीडियो क्लास लेके ही समझाना होगा, तो हम उस पार्टिकुलर डाउट के लिए वीडियो क्लास लेके भी आपको समझाएंगे। लेकिन मेरा काम है कि 100% आपका डाउट क्लियर किया जाए केमिस्ट्री में, है ना। कोई भी अनसॉल्व नहीं रहे, है ना। जो भी डाउट है हम उसको क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, है ना, क्योंकि ये देखना बहुत जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, डबल सॉल्ट पढ़ लेते हैं या आयनिक कंपाउंड पढ़ लेते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो है ये आपका लिगेंड, जो लिगेंड है, जैसे मान लेते हैं कि ये CN है 6 4-, ये कॉम्प्लेक्स है। ये सर्टेन नंबर ऑफ लिगेंड के साथ क्या रहता है, वो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ रहता है ना। तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ना कि आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये एक पहला चीज है कि हमेशा इस तरह से आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, जहां पर लिगेंड के साथ वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ रहेगा और इजीली वो आयनाइजेबल नहीं है। उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो वो आयनाइजेबल नहीं है। इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम इसका नॉन आयनाइजेबल फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कैसे बनेगा, अगर हम इसको इस तरह से लिखें तो ये बनेगा आपका आयरन CN6 और यहां पर हम लिख सकते हैं K4, है ना। ये इस तरह का मॉलिक्यूल है। जब इसको पानी में घोला जाएगा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा K+, और कितना K+ होगा, तो 4K+ होगा, इसलिए यहां पर 4- है, करेक्ट। तो ये आपका काउंटर आयन हुआ, ये आपका क्या हो गया, पोटेशियम, ये काउंटर आयन हो गया। तो ये हमेशा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा जो कि इजीली डिसोशिएट नहीं होता है ना। ये हो गया आपका। दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स स्पीसीज जो है हमारा, जो ये कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है ये क्या क्या हो सकता है हमारा। ये जो कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है ये हमारा कैटाइनिक हो सकता है, ये हमारा एनाइनिक हो सकता है, ये हमारा न्यूट्रल हो सकता है। कैटाइनिक हो सकता है, एनाइनिक हो सकता है और हमारा ये न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे कैटाइनिक के लिए हम ये वाला ले लेते हैं, है ना, NH3 और यहां पर ले लेते हैं 6 NH3 और यहां पर ले लेते हैं हम लोग 3+, ये कैटाइनिक हो गया। एनाइनिक कौन सा हो गया, इसी को उठा के ले लेते हैं, इस तरह का कंपाउंड हमारा जो है एनाइनिक होगा। और न्यूट्रल कौन सा होगा, इसी कॉम्प्लेक्स का हम लोग बाद में एक डिटेल रिएक्शन देखेंगे कि नंबर ऑफ आयंस कितने बन रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे NH3 3 NCl3, ये आपका न्यूट्रल रहेगा, है ना। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, आप देखिए, लेकिन फिर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखिए +3 है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। हम लोग निकालेंगे कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं ना, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर निकाले आप नोमेनक्लेचर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे लिखना पड़ता है ना ब्रैकेट में कि क्या है वो। जैसे अगर यहाँ पर कैटायन है तो ये कोबाल्ट होगा, ब्रैकेट में 3 होगा। जैसे यहाँ पर अगर नेगेटिव है
तो इसका ये आयरन नहीं होगा, ये फेरेट हो जाएगा, है ना, इसको हम लोग फेरेट बोलेंगे। न्यूट्रल है तो कोबाल्टी नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन डिटेल देखेंगे। तो कॉम्प्लेक्स हमारा क्या क्या हो सकता है, कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है और न्यूट्रल हो सकता है। ये 3 तरीके का हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सेशन क्यों करता है, क्योंकि इसको जो है स्टेबिलिटी मिलता है उससे, है ना। तो आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब देखेंगे CFSE निकालते हैं हम लोग, उससे स्टेबिलिटी निकालते हैं उसका, है ना, कि कौन कितना स्टेबल रहेगा। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आप मेटल आयन को देंगे तो इधर उधर रिएक्शन करते फिरेगा, है ना, और टूटते फिरेगा। तो जब इसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो ये ज्यादा स्टेबल अपने आप को फील करता है, करेक्ट। और क्या पॉइंट है, ये आपका जो है जब हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये नॉर्मल, मतलब भले उस मेटल में चार्ज सेम हो, है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो कलर चेंज कर लेता है ना। तो इसका मतलब आप यहाँ पर एक चीज नया देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट वो सेम आयन जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर रहते हुए भी वो क्या करता है, अपना कलर को चेंज कर लेता है, ठीक है। सिंपल सा देखिए, जो आयरन 3+ स्टेट में है ना, स्टेट में है OH, है ना, इसके साथ जब हम लोग क्या करते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देते हैं तो आयरन ये भी अभी भी +3 स्टेट में है, कौन सा, थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये सॉरी यहाँ 5 होगा और यहाँ पे 2+ होगा। तो ये क्या बन जाता है, ये अभी क्या था, लाइट येलो कलर था जो कि चेंज हो गया आपका ब्लड रेड कलर में, जो कि इंटेंस रेड कलर बना लिया ये, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है। मुझे लग रहा है कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है ना। कहाँ से कैसे स्टेटमेंट क्वेश्चन दे दे आपको नहीं पता चल पाएगा, है ना। इसलिए बेटर है कि एक बार ये सबको रिवाइज कर लेंगे। मुझे मालूम है जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएगी, है ना। तो अब इसमें और क्या देखना है आपको, हाँ, कॉम्प्लेक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका अपना एक डेफिनिट शेप, साइज, ज्योमेट्री सब कुछ बताता है। कॉम्प्लेक्स अपना हाइब्रिडाइजेशन भी बताता है ना, इसका अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है, करेक्ट। और इसमें हम लोग डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, मतलब इसका अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होता है, वो भी हम लोग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में देखते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब हम लोग सीधे चले जाते हैं आपका डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर है उसको देखने के लिए, है ना। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है उसको देखते हैं ना। तो धीरे धीरे अब हम लोग आगे जा रहे हैं। तो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर है। डबल सॉल्ट बहुत सारा आप देखे होंगे, है ना, एक फेरिक एलम है, पोटास एलम है, आप मोर सॉल्ट है, ये सब क्या है, डबल सॉल्ट है। इसको जब भी पानी में आप डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, ये आपका छोटे छोटे आयन में, मतलब इंडिविजुअल आयन में सेग्रीगेट हो जाता है ना, डिसोशिएट हो जाता है, करेक्ट। लेकिन जब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को पानी में डालेंगे तो ये नहीं हो पाता है। देखते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग आपका फेरिक एलम को लेते हैं, ठीक है। ओके, और 24H2O। जब इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा, हम जस्ट सेग्रीगेट आयन सबको लिखते हैं, है ना। NH4 ये प्लस हो जाएगा, फिर आपका और क्या निकलता है, SO4 2- निकलता है, और फिर क्या निकलता है हमारा, आयरन निकलता है ना। और उसके बाद फिर ये सब आयंस हमारा इससे रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल आयंस में टूट गया, है ना। अब एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले लीजिए, कोई भी पोटेशियम फेरिसाइनेट ले लीजिए, तो K4, ये इसको जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, ये K+, और साथ में क्या बनेगा 4-। इतना ही, ये नहीं कि ये भी टूट गया अपना, है ना, ये भी टूट गया और ये भी अलग टूट गया, ऐसा नहीं टूटेगा। ये इसी तरह से बनेगा, ये अलग पार्ट बनेगा, ये अलग पार्ट बनेगा, है ना। यहां पर देखिए सब इंडिविजुअल आयंस में टूट गए हैं, है ना। तो ये अंतर होता है एक डबल सॉल्ट में और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो आप देखते ही पता चल जाएंगे, यहां पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन रहा है, यहां पर सिर्फ आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, इसलिए जैसे ही वाटर में जाता है ये सेग्रीगेट हो जाता है आयंस में। यहां पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है, तो इसका मतलब है कि यहां पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको वाटर में डालने से ये नहीं टूटेगा, क्योंकि ये एक तरह का मतलब थोड़ा सा नेचर इसका जो है कोवेलेंट टाइप का ही है,
ठीक है। तो इसीलिए ये टूटता नहीं है जनरली, आपके जो जिस तरह से आप इसको पानी में डालेंगे तो जो डिसोसिएट करेगा नहीं करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ये काउंटर आयन और ये जो स्फीयर है इसके बीच में जो बनता है वो आयनिक टाइप का बनता है, इसलिए बस उतना ही ये डिसोसिएट करता है, उससे ज्यादा वो डिसोसिएट नहीं करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है वो देखते हैं, है ना। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। करेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, इसको कैसे निकालते हैं और ये होता क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी एक पार्टिकुलर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका जो सेंट्रल मेटल है, उस सेंट्रल मेटल में, ध्यान से सुनिएगा इसको, उसके जो सेंट्रल मेटल है उस मेटल में कितने मोनोडेंटेड लिगैंड जो है अपना क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहा है ना, मोनोडेंटेड, है ना, कि कितने नंबर ऑफ लिगैंड है वो नहीं कह सकते हम लोग। सपोज अगर बाइडेंटेड हो गया तो फिर आप कहेंगे कि वहां डेंटेड है, तो सिंपली है उस स्टेटमेंट को जनरल बनाइए कि सेंट्रल मेटल को कितने मोनोडेंटेड लिगैंड डोनेट कर रहे हैं, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग हर तरह का एग्जांपल को लेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, क्या होता है CN, क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना, नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाई बात क्या हो जाएगा यहाँ पे डेंटिसिटी, है ना, नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डेंटिसिटी। अगर मोनोडेंटेड है तो 1 से होगा, अगर बाइडेंटेड है तो 2 से होगा, ट्राइडेंटेड है तो 3 से होगा, जितना भी डेंटिसिटी रहेगा उसका उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर मिल जाएगा। कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा कॉपर, ये 4 टाइम्स और यहाँ पे 2+, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यहाँ पर पहले देखिए नंबर ऑफ लिगैंड्स कितने हैं 4 है, इनटू हमें पता है अमोनिया क्या है मोनोडेंटेड लिगैंड है। हम लोग डिटेल देखेंगे सारे लिगैंड के बारे में, कौन मोनोडेंटेड लिगैंड है, कौन बाइडेंटेड है, पॉलीडेंटेड, सारा चीज देखेंगे, है ना। तो इसका 4 × 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया हमारा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो उसी तरह से जो है हम लोग अभी नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 1-2 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम हमने क्या किया है ना, इस वीडियो को एक कॉन्सेप्चुअल वाइज वीडियो चलेगा और साथ में इसके साथ ही एक एक्स्ट्रा वीडियो ठूस जाएगा जहां पर आपको इन डिटेल में मैक्सिमम नंबर एग्जांपल के साथ हम सॉल्व कर रहे होंगे उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, उसी तरह से ऐड करते हुए रहेंगे। तो एक प्लेटिनम हो गया, देन NH3 2 टाइम्स और Cl2 2 टाइम्स। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड्स लग गया है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले तो नंबर ऑफ लिगैंड्स कितना है, 2 और 2 4 लिगैंड्स हो गए, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अगेन कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 आ गया। अभी नेक्स्ट हम अगर ले लेते हैं प्लेटिनम का ही ले लेते हैं ये, और फिर En3 ले लेते हैं और 4+ कर देते हैं। अब यहाँ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, देखिए लिगैंड कितने दिख रहे हैं हमको, 3 लिगैंड दिख रहे हैं ना, तो 3 इंटू En क्या है, इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन दिखता कैसे है, तो ये CH2 है ना, और NH2 देखिए यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, तो ये 2 लोन पेयर यहाँ पर इसको डोनेट कर सकता है। तो इथिलीन डायमीन क्या है हमारा, बाइडेंटेड लिगैंड है, तो बाइडेंटेड है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 6। तो हमारा इस प्लैटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया हमारा 6, है ना। लिगैंड 2 जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आपको ये देखना है, अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि इस क्वेश्चन में बताइए कितने लिगैंड जुड़ा हुआ है, तो लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड को आप कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ कंफ्यूज नहीं करेंगे। बहुत बार बच्चे ये करते हैं, हमने देखा है कि अगर 3 लगा हुआ है तो वो कहते हैं कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है, या फिर अगर 3 लगा हुआ है और वो बच्चा थोड़ा एडवांस है कि हमको तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने आता है, यहाँ 6 होगा, तो वो उसी फ्लो में रहेगा और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उसको ओवरव्यू, मतलब उसको एक मतलब उसको वो दिखेगा नहीं, होता है ना, कभी कभी बाइक चला रहे होते हैं, सामने से कोई आ रहा है तो हमको दिखता नहीं है, क्योंकि हम पूरा धुन में रहते हैं कि बाइक को फोकस करते हैं कि हम जो रास्ता है उस पर फोकस करते हैं, तो साइड से कोई आया हम उसको ध्यान नहीं दिए। तो क्वेश्चन देखने के साथ ही हमारे में भी वो एक्साइटमेंट आ जाता है ना कि अरे ये पूछा है, कॉम्प्लेक्स ये दिया हुआ है, वो आप उसको जो है देख ही नहीं पाएंगे, है ना, कि उसने पूछा क्या है, कि नंबर ऑफ लिगैंड पूछा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है। तो जैसे ही आपको 6 दिखेगा आप तुरंत उसमें टिक मार देंगे। लेकिन बच्चा वो पूछा क्या है, वो पूछा है आपसे नंबर ऑफ लिगैंड कितने हैं, है ना।
तो उस समय में आपको 3 देना है आंसर, ना कि 6, है ना। नंबर ऑफ लिगैंड यहाँ 3 जुड़ा हुआ है, तो नंबर ऑफ लिगैंड के साथ जब हम लोग उसके डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है, करेक्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। इसके अलावा भी और भी है हमारे पास, मतलब एग्जाम्पल्स पूरा भरा पड़ा हुआ है ना, कि कोऑर्डिनेशन नंबर के और कितने कितने एग्जाम्पल्स है, पूरा भरा पड़ा हुआ है। हमको लगता है कम से कम 20-25 से कम नहीं होगा, है ना। तो उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इमीडिएटली इस वीडियो के आफ्टर उसको मिल जाएगा, है ना, इस वीडियो के बाद वो मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखते हैं ना, कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। जब ये सारा चीज हो जाएगा, ये इंट्रोडक्शन, तो हमारा नेक्स्ट रहेगा इसका नोमेनक्लेचर, है ना। तो हम लोग जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे अभी। नेक्स्ट जो है ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, उस सेंट्रल मेटल से अगर आप सारे लिगैंड को निकाल देंगे, है ना, उस सेंट्रल मेटल से जब सारे लिगैंड को निकाल देंगे तो उस सेंट्रल मेटल में जो चार्ज बचे रहेगा उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, है ना। तो सपोज कि हम एक एग्जांपल के साथ ही डील करेंगे। अगर हमने निकल Cl4 और मान लेते हैं 2- लिया है, अगर हम पूछेंगे इसमें निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, इसको मान जिसका भी ऑक्सीडेशन, आपको ये पता ही है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, नॉर्मल कॉम्प्लेक्स में आप लोग निकालते हैं। सपोज इसके पहले हम आपको ये वाला दे दिए KMnO4, इसका इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, आप इजीली निकाल लेंगे, है ना। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको X मान लेते हैं, और फिर प्लस ये पोटेशियम कितना ये कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये 1 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऑक्सीजन कितना कर रहा है, तो 4 × -2 इक्वल टू क्या होगा, कोई चार्ज है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ 0 लिखेंगे हम लोग। तो अब हम लोग क्या करते थे, x + 1 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8 = 0, और फिर हमारा x -7 होगा ना, +1 और -8 -7 = 0, और x इक्वल टू क्या आता था हमारा +7। तो हम लोग क्या कहते थे, मैग्नीज के ऊपर जो चार्ज है वो प्लस, मतलब कि वो 7 है, +7 उसका ऑक्सीडेशन नंबर है KMnO4 में, है ना। उसी तरह से यहां भी वही करेंगे हम लोग। यहां जैसे कोई चार्ज नहीं था, यहां पे लेकिन चार्ज है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, और फिर +4 × क्लोरीन क्या है हमारा, ये नेगेटिव डोनेट करता है ना। ये भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, ये भी हमारे पास है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। आप कोई भी चीज़ का चिंता मत कीजिए, हमारे क्लास के बाहर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, कोई भी डाउट नहीं रहेगी। अगर रहता भी है इक्का दुक्का तो आप हमसे पूछ लीजिए चैट सेक्शन में जाकर के, हम जरूर रिप्लाई करेंगे, है ना। तो जैसे 4 × -1, एक क्लोरीन -1 देता है, तो 4 क्लोरीन कितना देगा, 4 × -1, और इक्वल टू देखिए यहाँ पर पेरिफेरल में ऊपर में जो है चार्ज दिया हुआ है, तो जो चार्ज दिया हुआ है उसको सिंपली लिख देंगे, और क्या हो जाएगा, x प्लस और माइनस, यहाँ -4 = -2, तो हमारा क्या हो जाएगा, x = -2, और ये माइनस उधर जाएगा तो +4, तो x बराबर क्या हो गया हमारा +2। इसका मतलब निकल पे जो चार्ज है वो क्या है हमारा +2। तो नोमेनक्लेचर लिखने के समय में ये काम आएगा। अब यहाँ निकल को हम लोग निकल ही लिखेंगे सिंपल। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं, ये निकल को निकलने यहाँ पर -2 है, इसलिए ये निकलेट हो जाएगा, है ना। लेकिन ब्रैकेट में क्या रहेगा, 2 रहेगा, रोमन में ऐसे 2 लिखना पड़ता है नोमेनक्लेचर में, ठीक है। तो ये हो गया एक एग्जांपल, और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का, और इससे भी ज्यादा एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो जैसे एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ये वाला NH3 और 6 टाइम्स, और यहाँ पे 3+ है। अब हम कहेंगे कि अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जल्दी से बताइए, है ना, जल्दी से आप बताइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या होगा, है ना, कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। इसके बाद हम लोग जस्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, है ना। तो जल्दी से आप बताइए। है ना, तो क्या होगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, मान लीजिए इसको x, है ना, और फिर आप जो है +6 × हमें पता है अमोनिया क्या है, इसमें जो नाइट्रोजन है डोनर एटम है, ये न्यूट्रल लिगैंड में आता है ना, क्योंकि ये लोन पेयर को डोनेट करता है ना कि कोई चार्ज डोनेट करता है। तो ये 6 × 0 = आपका यहाँ क्या हो जाएगा +3, क्योंकि ये 3+ है तो यहाँ +3 हो जाएगा। अब x यहाँ प्लस तो 0 हो गया, तो x = +3 आ रहा है हमारा आंसर। तो इसका मतलब कोबाल्ट में कौन सा चार्ज है हमारा, +3 है। कोबाल्ट में हमारा कौन सा चार्ज है, +3 है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स देखेंगे, और भी एग्जांपल्स है इसके, है ना।
आपको मिल जाएंगे एज ए क्वेश्चन, है ना, जो कि आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम, जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपको। फिर हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे एज एन असाइनमेंट, जो आप पूरा करके हमें फिर से सबमिट कर दीजिएगा। आप डायरेक्टली वहाँ अपलोड कर सकते हैं ना असाइनमेंट, जो कि हम चेक करके फिर से आपको बता देंगे कितना करेक्ट है कितना गलत है ना। तो असाइनमेंट आपको मिलते रहेगा बीच बीच में। अब नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, जैसा कि मैंने बोला, तो लिगेंड्स के टाइप्स देखना बहुत ज़रूरत है, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, है ना। तो सबसे पहला तो जो है आपका, जैसे डेंटिसिटी के हिसाब से जो बनाते हैं हम लोग, वो यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड, है ना। तो यूनिडेंटेड, सबसे पहले यूनिडेंटेड, है ना, जहां पर सिर्फ एक डोनर एटम प्रेजेंट हो, किसमें, वन डोनर एटम इन लिगेंड। जो लिगेंड इसमें अप्रोच कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने आ रहा है, उसमें सिर्फ एक डोनर एटम हो, तो उसको हम लोग यूनिडेंटेड लिगेंड कहते हैं। जैसे हम क्लासिफाई कर देते हैं आपका, जैसे हम न्यूट्रल की अगर हम बात करेंगे तो ये NH3 है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं वहां पे, MMINE, है ना, AMMINE, एमीन लिखते हैं, ठीक है। जब हम लोग नोमेनक्लेचर लिखेंगे वहां पर एमीन लिखेंगे, AMINE, एमीन लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, या एमिनो भी नहीं लिखेंगे, एमीन लिखिएगा, ठीक है। ओ उसमें लगेगा जहां पर आपका वो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज अगर वो नहीं दे रहा है तो वहां पर ओ नहीं लगेगा, ठीक है, ये एमीन हो गया। अगर सपोज ये वाटर लग गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे वहां पे, एक्वा कहेंगे, है ना, एक्वा कहेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है न्यूट्रल के, हम लोग देखेंगे, है ना। अभी नेक्स्ट जो है न्यूट्रल के साथ साथ हमारे पास है एनाइनिक, है ना। एनाइनिक में क्या है, जैसे Cl- है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्लोरो। तो या तो आप क्लोरो कहिए या क्लोरिडो कहिए, दोनों सेम है, या तो क्लोरो कहिए या क्लोरिडो कहिए, दोनों ही सेम है। कोई कोई क्लोरो यूज करता है, कोई कोई क्लोरिडो यूज करता है। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है तो ये दोनों कभी एक साथ नहीं रहेगा, है ना। क्लोरो भी और क्लोरिडो भी एक साथ नहीं रहेगा। अगर रहता है तो दोनों में से जो भी एक आप टिक मारेंगे, एग्जाम के बाद जब चैलेंज का टाइम आता है उस समय में चैलेंज कीजिएगा, हम आपके साथ रहेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, और हम आपको उसका मार्क्स जरूर दिलवाएंगे, है ना। तो क्लोरो और क्लोरिडो में कोई अंतर नहीं रहता है ना, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। F- रहेगा तो फ्लोरो, ठीक है। उसी तरह से आपका Cn- रहेगा तो साइनो, है ना, या फ्लोरिडो, साइनिडो, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो ये एनाइनिक हो गया। फिर आपका जो है कैटाइनिक भी है, जैसा मैंने आपको बोला था, कैटाइनिक भी है ना। और ये कैटाइनिक जो है, हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप हमको बताइए कि कैटाइनिक कौन है, या एक हम बता देते हैं, दूसरा आप हमको बताइएगा। हमने आपको ये वाला बता दिया, है ना, नाइट्रोनियम, ये मैंने एक बता दिया। और भी है, वो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन सा है, बताइए, जो कि कैटाइनिक लिगैंड के रूप में काम करेगा। अब कैटाइनिक लिगैंड के रूप में कैसे काम करेगा, ये जो बना है, ये इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन डोनेट कौन कर रहा है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट हो रहा है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेट हो रहा है। तो ये तो लिगैंड की तरह एक्ट कर ही रहा है, लेकिन ऑक्सीजन 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाती है। तो जब भी ये 3 बॉन्ड बना लिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। तो अब ये जो है हमारा नाइट्रोनियम बन गया, जो कि एक है कैटाइनिक हमारा लिगेंड बन गया। तो ये सब तो यूनिडेंटेड हुआ, ये जितने भी आपने देखा यूनिडेंटेड हो गया, है ना। यूनिडेंटेड के बाद सीधे हम लोग पॉलीडेंटेड देखेंगे, उसमें आपका बाइडेंटेड भी आ जाएगा और ट्राइडेंटेड भी आ जाएगा, और फिर आपका जो है मतलब जो भी है, एक से ज्यादा अगर डोनर एटम है तो उसको हम लोग पॉलीडेंटेड में रखते हैं, है ना, ठीक है। एक से ज्यादा अगर, है ना, मोर देन 1 डोनर एटम इन ए लिगेंड, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, इन ए लिगेंड, है ना। एक लिगेंड में एक से ज्यादा डोनर एटम रहेगा तो ही उसको हम लोग पॉलीडेंटेड में रखेंगे। जैसे इसमें भी न्यूट्रल के लिए देख लीजिए, थोड़ी देर पहले हम लोग देखे थे जिसको EN से रिप्रेजेंट किए थे, है ना, क्या था वो, इथिलीन डाई एमीन, है ना। तो ये किस तरह से रहेगा आपका, CH2 CH2 NH2 और यहां लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा, यहां लोन पेयर ऐसे डोनेट करेगा। देखिए ये बाइडेंटेड है ना।
उसी तरह से अगर हम लोग न्यूट्रल के बाद अगर हम लोग बात करें इसका एनाइनिक का, तो एनाइनिक में क्या है हमारे पास, ऑक्सिलेटो है ना, ऑक्सिलेट आयन जो है ऑक्सिलेटो कैसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा O माइनस एंड देन O माइनस, तो ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो यहां से इस तरह से डोनेट कर रहा है ना, तो ऑक्सिलेटो हो गया ये, ठीक है। एनाइनिक न्यूट्रल हो गया। और भी है, EDTA भी है, EDTA आएगा वो हेक्साडेंटेड लिगैंड होता है ना, EDTA हेक्साडेंटेड लिगैंड होता है। तो इसी तरह से पॉलीडेंटेड का भी एग्जांपल्स है जो कि हम लोग और भी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, और जैसे जैसे हम लोग उसका नोमेनक्लेचर सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे हम लोग उसका आइसोमेरिज्म देखेंगे, आप डिफरेंट तरह के नए नए लिगैंड के ये में आते जाएंगे। आप उस सबको नोटेड डाउन कर लीजिएगा, एक जगह एक कॉपी आप अलग से बना लीजिए हमारे क्लास के लिए, और उसको प्रैक्टिस कीजिए हर दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व कीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका लिगैंड के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो है पॉलीडेंटेड के बाद और एक टाइप का लिगैंड है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रीजिंग लिगैंड, है ना। तो ब्रीजिंग लिगैंड में कौन कौन सा काम करते हैं, है ना, सब लिगैंड ब्रीजिंग में काम नहीं करते हैं ना, कुछ कुछ लिगैंड है जो ब्रीजिंग लिगैंड के रूप में भी काम करते हैं, ब्रीजिंग लिगैंड, है ना। तो जैसे कि मान लेते हैं ये पैलेडियम है, ठीक है, यहां पर पैलेडियम है, डायरेक्ट ये बॉन्ड नहीं बना करके क्लोरीन को बीच में ले लिया और ये क्लोरीन एक्ट कर दिया एज ए ब्रीजिंग लिगैंड, क्लोरीन क्या एक्ट कर दिया एज ए ब्रीजिंग लिगैंड। उसी तरह से कार्बोनिल भी हमारा जो है ब्रीजिंग लिगैंड के तौर पे एक्ट करता है ना, कार्बोनिल जो कि आपका ये CO है ना, ये ब्रीजिंग लिगैंड के तौर पे काम करता है। तो ये सब जो है हमारा ब्रीजिंग लिगैंड में आता है, ठीक है। नाम जब देखेंगे आप, हम लोग जब नोमेनक्लेचर देखेंगे तो वहां देख सकते हैं ब्रीजिंग लिगैंड, स्ट्रक्चर्स में भी देखेंगे। जनरली जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे वहां पर बहुत ज्यादा ब्रीजिंग लिगैंड के बारे में आपको दिखाई देगा, है ना। तो ब्रीजिंग लिगैंड के बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगैंड क्या है, एम्बीडेंटेड लिगैंड, है ना। तो एम्बीडेंटेड लिगैंड क्या होता है, एम्बीडेंटेड एम्फीबियंस नाम से आया है, जो पानी में भी रह सकता है और जमीन में भी रह सकता है ना। तो एम्फीडेंटेड लिगैंड मतलब ऐसा लिगैंड जिसमें जो डोनर एटम रहेंगे वहां एक से ज्यादा डोनर एटम रहेंगे, लेकिन किसी पार्टिकुलर एक टाइम में वो सिर्फ एक डोनर एटम से ही लिंक करेंगे, एक डोनर एटम ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। मतलब रहेंगे दो एटम ऐसा जो डोनेट कर सकता है, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर टाइम में वो एक ही के साथ डोनेट करेगा, है ना। सपोज कि ये एग्जांपल हम ले लेते हैं आपका NH3, है ना, और कोबाल्ट, और यहां पर आपका NO2 नाइट्रो लग गया, तो इसका जो है नाम जो आएगा वो नाइट्रो आएगा, है ना, ये नाइट्रो आएगा, ठीक है, इसका नाम नाइट्रो आ जाएगा। और इसका जो कलर रहेगा ये येलो कलर का देगा। सेम अगर कॉम्प्लेक्स अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो सेम है वो, ये देखिए 5, ये कोबाल्ट, और दूसरे टाइम में अगर ये ऑक्सीजन NO के साथ लगा, है ना, तो ये आपका रेड कलर देगा, और इसको हम लोग कहेंगे नाइट्रीटो, है ना, इसको नाइट्रीटो कहेंगे, ठीक है। और ये आपका देगा रेड कलर, और ये देगा आपका येलो कलर। है दोनों ही नाइट्रो, लेकिन एक नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो अगर इस तरह से लिंक रहेगा तो एक को नाइट्रीटो कहेंगे लिगैंड के नाम पे, एक को नाइट्रो कहेंगे, है ना। तो ये येलो और रेड कलर दे रहा है, ठीक है। एक सिंपल सा और भी एग्जांपल्स है, जैसे मान लेते हैं कि ये ले लिया हमने CN, साइनो, तो इसको अगर कार्बन से मेटल अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको साइनो कहेंगे। अगर यही मेटल आपका जुड़ा हुआ है NC के साथ तो इसको आइसो साइनो कहेंगे, है ना, आइसो साइनो, ठीक है। अब एक रिएक्शन देख लेते हैं जहां से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स स्टार्ट ही हुआ है, और वहां से आपको कैसे क्वेश्चन आएगा हम लोग देख लेते हैं, है ना। वहां से कैसे क्वेश्चन आएगा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे देखिए कि ये आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है CO6 NH3 एंड 3Cl। इसको जब रिएक्शन कराया गया किससे, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 के साथ जब मतलब रिएक्शन कराया गया तो क्या देखा इन्होंने देखा कि सिल्वर क्लोराइड का PPT बना, कितना, तो 3 सिल्वर क्लोराइड का PPT बना। इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये रिएक्शन कराया गया सिल्वर नाइट्रेट से और हमें 3 सिल्वर क्लोराइड का PPT मिला, तो कॉम्प्लेक्स कौन सा है ना।
या उस कॉम्प्लेक्स का आइसोमरिज्म मतलब क्या होगा, उस कौन सा आइसोमरिज्म में आएगा, उसमें कितने जियोमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, कितने ऑप्टिकल, इस तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। हम लोग डिटेल में देखेंगे। CO NH3 6 एंड देन यहां पर हो जाएगा आपका 3+, है ना। अब नेक्स्ट जो है सेम कॉम्प्लेक्स लिया आपने, लेकिन यहां पर क्या कर दिया, 5NH3 कर दिया और 3Cl कर दिया। जब इसको आप एक्सेस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना आपका, CO NH3 5 और एक क्लोरीन आ जाएगा अंदर में, जो कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों रूप में काम करेगा, है ना, 2+, और फिर यहाँ पर 2AgCl बनेगा। फिर एक कॉम्प्लेक्स है हमारा जो कि आपका रिएक्शन कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो प्रोडक्ट क्या दे रहा है आपका, NH3 4 टाइम्स और 2 क्लोरीन ऐसा है जो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों रूप में काम करेगा, है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ एक सिल्वर क्लोराइड का पीपीटी देगा। फिर हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया, है ना, और इसका रिएक्शन हमने कर दिया सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो हमको क्या मिला, ये हमको मिल गया आपका 3 और Cl3, जो 3 क्लोरीन है, जो प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी दोनों रूप में काम करता है, और ये सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ कोई भी पीपीटी नहीं दिया है ना। तो इस तरह का रिएक्शंस होता है। अगर इसमें आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप जस्ट बताइए हमको, ये जो कॉम्प्लेक्स बना कितने आइसोमर बनाएंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स बना कितने आइसोमर बनाएंगे, ये जो कॉम्प्लेक्स बना कितने आइसोमर बनाएंगे, और ये जो कॉम्प्लेक्स बना वो कितने नंबर ऑफ आइसोमर बनाएंगे, तो ये आप हमको कमेंट करके बता दीजिएगा, है ना। और दूसरी बात, यहाँ कितने नंबर ऑफ आयन बने, 1 और 3, है ना, टोटल कितने बने, 4 आयंस बने यहाँ पर, है ना। ये कैटायन, और अगर ये Cl नहीं रहता, यहाँ पर AgCl नहीं रहता, तो टोटल आप देखिए 3 और 1 4 आयंस बने या 4 स्पीसीज बने, है ना, जो भी है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो पानी में अगर डिसोसिएट करते हैं तो 1 और 3 क्लोराइड बनता है ना, तो 4 आयन बनेंगे। यहाँ कितने आयन बनेंगे, तो यहाँ से 1 आयन बना और यहाँ से 2, तो टोटल कितने आयन बने हमारा, 3 आयन बने। ये 4 आयन, ये 3 आयन, यहाँ पर यहाँ से 1 आयन बना और यहाँ से 1 बना, तो टोटल कितने बना, 2 आयन। यहाँ पे कितने आयन बने, 0 आयन बने, क्योंकि ये आयन नहीं है ना। तो 4 आयन, 3 आयन, 2 आयन, 1 आयन नहीं बन सकता है ना, 0 आयन बनता है नेक्स्ट, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आप आज का क्लास को जो है यहीं पर रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने अभी सीखा बेस्ड ऑन दैट एक पूरा क्लास हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और जो भी बचा हुआ आपके पास टाइप ऑफ लिगेंड था, जितने तरह का लिगेंड होते हैं सबको एक जगह लिस्ट करके आपको बताऊंगा मैं, है ना, सारे लिगेंड को एक जगह लिस्ट करके बताऊंगा, और प्रैक्टिस भी करूंगा हम लोग, है ना, सारा प्रैक्टिस भी करेंगे प्रॉब्लम, और उस क्लास को खत्म करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में फिर जाएंगे, जो कि आपका नोमेनक्लेचर होगा, है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर। अब हम लोग सीधे नोमेनक्लेचर की ओर जाएंगे, लेकिन उसके पहले इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, देखते रहिए इसको, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, ताकि आपको और ज्यादा अपडेट आते रहेगा, है ना। और जो नया बैच हमने लॉन्च किया है उसको ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अभी कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप उसका फायदा उठाइए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।